तो एक अधिवक्ता है जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को डील कर रहे हैं, खुद को जो है वहाँ पर बहस करते हैं। आखिरकार आपको कौन सी ऐसी स्थिति व परिस्थिति आ गई जो इन नेतागिरी का भूत सवार हो गया और आपको पार्टी खोल कर। आज के प्रेस वार्ता बुलाने का क्या उद्देश्य है? प्रमुखता से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते हुए बताइए। मैं प्रबल भारत पार्टी का अध्यक्ष हूँ। शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रबल भारत पार्टी का प्रत्याशी हूँ। प्रबल भारत पार्टी की विचारधारा क्या है, प्रबल भारत पार्टी शिवहर लोकसभा क्षेत्र में क्या करना चाहती है, इन तमाम बातों को शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाताओं को बताने के लिए हम आप प्रेस वालों से चर्चा करते हैं। बताइए सर, जन कल्याणवादी राजनीतिक दल प्रबल भारत पार्टी क्यों बनाया आपने? हमारे देश में कई विचारधारा रहे हैं। हमारे देश के लोगों ने समाजवाद को देखा है, समाजवादी विचारधारा को देखा है। समाजवादी का मतलब जातिवादी, आपस में लड़ाई कराने वाला और अगड़ा पिछड़ा की बात करने वाला। हमारे देश ने वामपंथ को देखा है। समाजवादी से थोड़ी भिन्नता वामपंथियों में है, लेकिन वहाँ भी अगड़े पिछड़े, जमींदार गैर जमींदार, गरीब अमीर की लड़ाई की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी वामपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा की है और धर्मवाद की बहुलता की बात करती है। कांग्रेस, उनकी विचारधारा मिक्स विचारधारा है, कभी किसी के पक्ष में, कभी किसी के पक्ष में, कभी किसी के पक्ष में। सब ने अपनी अपनी राजनीति के लिए, अपनी अपनी बात को कहने के लिए तरह तरह की विचारधाराएं बनाई और देश में जो काम करना है वो आम पब्लिक का, जन कल्याण का काम करना है, उनके विकास की बात करनी है, उनके उत्कर्ष की बात करनी है, उनको आगे बढ़ाने की बात करनी है। तो हमने अपनी विचारधारा जन कल्याणवाद रखा है और हमारी विचारधारा जो जन कल्याणवाद है वो देश की अकेली पार्टी प्रबल भारत पार्टी है जिसने इस विचारधारा को शुरू किया है। हम पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट चाहते हैं, हर व्यक्ति की शिक्षा की बात करते हैं, हर व्यक्ति की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। हम लोगों को एक साथ मेल जोल से रहने की बात करते हैं और इन विचारधाराओं ने जो पहले की समाजवादी या वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधाराओं से देश में नागरिकों का विभाजन हुआ है, जाति के आधार पर झगड़े हुए हैं, अगड़े पिछड़े के आधार पर झगड़े हुए हैं, धर्म के आधार पर झगड़े हुए हैं, शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल कास्ट के झगड़े के लिए कानून बनाए गए हैं। जबकि इस देश की ज़रूरत है कि समाज के सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ा जाए, एक साथ उनके विकास की बात किया जाए, सामाजिक सौहार्द रहे, सामाजिक मेल जोल रहे। आपके जो संसदीय क्षेत्र है उसमें कुल 12 गो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से 2 ऐसे दिग्गज पार्टी है जो धन बल का पूरी तरह से प्रयोग कर रहे हैं और आप एक आम आदमी हैं। यहाँ इन 2 धन बलों से कैसे आप लड़ाई का सामना करेंगे और कैसे चुनाव जीत पाएंगे? धन के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। हम यहाँ जो 2-3 मुद्दे इस कंस्टिट्यूएंसीज में हैं कि इस कंस्टिट्यूएंसीज में जब सीताराम बाबू यानी हरिकिशोर बाबू, रामदुलारी सिन्हा के बाद, गिरजानंदन बाबू के बाद जो भी एमपी आए, एक अनवारुल हक साहब भी इसी कंस्टिट्यूएंसीज के थे। तो सीताराम बाबू थे, जब वो एमपी बने तो इस कंस्टिट्यूएंसी के नहीं थे, मधुबन इस क्षेत्र में नहीं था। आनंद मोहन जी इस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते, इस कंस्टिट्यूएंसी के नहीं हैं। रामा देवी 3 टर्म यहाँ की सांसद रही हैं लेकिन इस कंस्टिट्यूएंसी की नहीं है। तो इस कंस्टिट्यूएंसी के इतर के लोगों को चुनाव जीतने से यह क्षेत्र पिछड़ा है। कंस्टिट्यूएंसी से इस क्षेत्र से उनका लगाव नहीं है, व्यक्तिगत संबंध नहीं है, उनका जन्म स्थान नहीं है, इसलिए वो पिछड़ता चला गया। एक मुद्दा ये है। और दूसरी बात कि दूसरी कंस्टिट्यूएंसी के आदमी का दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ना ये अवैध है। ये प्रावधान जो आरपी एक्ट में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट में है, वो प्रावधान वॉइड है। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम इस मसले को उठाएंगे आगे सुप्रीम कोर्ट। आप जो इस तरह के बात जो बोल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जबकि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है जो कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का किसी भी संसदीय क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको डर नहीं लग रहा है? हम डरने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हम प्रबल भारत पार्टी के अध्यक्ष, हम राष्ट्रीय मुद्दा उठा रहे हैं।
जो प्रावधान आरपी एक्ट में दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से किया गया है वो क्वालिफिकेशन का प्रावधान नहीं है, वो मिसचीफ है, कांग्रेस का बनाया हुआ मिसचीफ है। और कमजोर लोगों को जो कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए लेगा, जो अवैध है, गैर कानूनी है। और इस पर संविधान पीठ के फैसले हैं, वो संविधान पीठ के फैसले को इलेक्शन कमीशन ने दरकिनार किया है और पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। अब हमारी सरकार में जो लोग जाते हैं, या पॉलिटिक्स में जो रहते हैं, अक्सर लोग रहते हैं उनको लॉ से मतलब नहीं होता। मैं बतौर उदाहरण बता दूं कि नगीना देवी नेपाल की बेटी थी, इंडिया में शादी उनका हुआ था, वो विधायक बन गई थी, उनके सिटीजनशिप के इशू को हमने उठाया था। और रामविलास पासवान की पार्टी से श्रीमती नगीना देवी विधायक हुई थी। उनका कहना था, उन्होंने अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भारत की नागरिक नहीं है उसके पक्ष में खड़ा हुआ। तो पॉलिटिक्स में कौन कहाँ खड़ा होगा, ये मोरल पॉलिटिक्स नहीं रह गया है, लीगल पॉलिटिक्स नहीं रह गया है। आपके सर आपके यहाँ धनबल का प्रयोग से चुनाव जीता जाएगा? नहीं, धनबल के प्रयोग से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। तो कैसे जीतिएगा चुनाव? आम आदमी के आवाज से लोग चुनाव जीतते हैं, आम आदमी के मत से लोग चुनाव जीतते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम जनमानस आपके पार्टी को वोट क्यों करेगा? इसलिए करे कि इस कंस्टिट्यूएंसी में कुछ उम्मीदवार पहले एक्यूज्ड थे, कुछ उम्मीदवार अभी भी एक्यूज्ड हैं। मैं वकील हूँ, मैं एक्यूज्ड नहीं हूँ, क्रिमिनल नहीं हूँ, वकील हूँ। और इस कंस्टिट्यूएंसी के जितने भी उम्मीदवार हैं उस सभी उम्मीदवारों से ज़्यादा समझदारी रखने वाला हूँ, क्षेत्र की ज़्यादा जानकारी रखने वाला हूँ, पब्लिक की हर एक समस्याओं की जानकारी है, उसके निदान का रास्ता मालूम है मुझको, इसलिए पब्लिक हमको मदद करेगी। चलिए, समस्या अगर आपको पता है तो शिवहर की जो ग्राउंड रूट की समस्या है, जो आम लोग की अंतिम कड़ी के जो लोग हैं उनकी समस्या है, वो क्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के, लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ साधन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रीगा चीनी मिलें थी, लंबे समय से बंद है, यह सरकार उसने उसको चालू नहीं करवाया है। दूसरी चीनी मिल की स्थापना नहीं हुई है। गन्ना किसान जो खेती कर रहे थे, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार और रेवेन्यू मिल रहा था, वो बंद हो गया है। और पूरे इलाके में सरकारी नलकूप लगे हुए हैं, लेकिन एक भी सरकारी नलकूप चालू नहीं है, इसलिए खेती पिछड़ा हुआ है। ये इलाका किसान ओरिएंटेड है, खेती वाला इलाका है, इंडस्ट्रीज तो है नहीं, लेकिन यहाँ का खेती पिछड़ा हुआ है, नलकूप नहीं, सिंचाई का साधन नहीं है। जो नदियाँ हैं उनसे नदियाँ कब बनी? 75 से 77 के बीच में बागमती नदी के दोनों किनारे पर बांध बना और स्लुइस गेट्स लगे हुए हैं, लेकिन उसे नहर नहीं निकाला गया। चलिए, सवाल मेरा था कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपने कहा कि बेरोजगारी। तो क्या आप अगर अकेले यहाँ पे एमपी बन जाते हैं तो रोजगार को जनरेट कर पाएंगे क्या? हाँ, करेंगे। एक सांसद रोजगार जनरेट कर पाएगा? जनरेट कर देंगे। कैसे? कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाकर। देश के कई बड़ी राज्य हैं जहां कोऑपरेटिव सहकारी आंदोलन से, सहकारी संस्थाओं से औद्योगिकरण हुआ है। महाराष्ट्र है, गुजरात में भी ऐसा हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। तो हम कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाएंगे। हर काम, जैसे कुम्हार का काम है, बर्तन बनाते हैं लोग, उनकी संस्था नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं हो रहा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सुधा का है, तिरहुत मिल्क यूनियन है, गांव-गांव में दूध पालकों की, दुग्ध उत्पादकों की, किसानों की समिति बनी हुई है, दूध उत्पादक सहयोग समिति। उसमें लोग दूध बेचते हैं, वो वहाँ से रेवेन्यू आता है। तो दूध बेचने के लिए, पशुपालन, किसान को परेशानी नहीं, उनका दूध उत्पादन हो जाए और बेच दें, इसके लिए कोऑपरेटिव संस्था है, लोग खुशहाल हैं जो दूध का कारोबार करते हैं। इसको बढ़ाने की जरूरत है। अब पॉटरी का काम होता है, जैसे कुम्हार का काम है, बर्तन तो लोग बनाते हैं, मार्केट नहीं है, कोऑपरेटिव संस्था में ले जाना होगा। लोहार का काम है, कोऑपरेटिव संस्था में ले जाना होगा। जूते